हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकगीत से आप क्या समझते हैं? तो लोकगीत से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित स्थानीय भाषा में रचे गए गीतों से है। ये लोकगीत उस क्षेत्र विशेष की सभ्यता तथा संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कजरी, सोहर, चैती, लंगूरिया आदि लोकगीत की प्रसिद्ध शैलियां हैं। ये लोकगीत शास्त्रीय नियमों को विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरफ में जो छंदोबद्ध वाणी सहज व्यक्त करता है वही लोकगीत है। भाषा शिक्षण में लेखन का उद्देश्य बताइए। क्या इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए, यानी इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए। लेखन के उद्देश्य निम्नवत हैं: पठित सामग्री को बोध और अर्थभाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करना, बच्चों की बातचीत को भाषाई कौशल अर्थात सुनना बोलना सिखाने के साधन के रूप में पहचानना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की दक्षता विकसित करना, बच्चों को पूर्णता से अंश की ओर सिखाने पर बल देना। बच्चों को भाषिक दक्षता को विकसित करने के लिए बातचीत, परिचर्चा, संवाद, वाचन, वाद विवाद, कविता, पाठ आदि कार्यकलापों को आयोजित करना, बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन व निराकरण करना। 7 नंबर पे हो जाता है विभिन्न आनंददायी गतिविधियों के द्वारा पठन व लेखन की कुशलता विकसित करना। 8 नंबर पे हो जाता है कविता को उचित लय, गति व भाव के द्वारा पठन व लेखन की कुशलता विकसित करना। लेखन हेतु कुशलता विकसित करना तथा बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, उपयुक्त वातावरण, कलम पकड़ने की विधि आदि हो जाती है। बच्चों की आड़ी तिरछी सीधी रेखाओं के अभ्यास द्वारा लिखने के लिए तैयार करना। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं, ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मन के भाव या विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य विधि सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य हो जाते हैं। इसमें विधि सूचक वाक्य है जिन वाक्यों में किसी बात के कहने या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं आता हूँ। निषेध सूचक वाक्य जिन वाक्यों में बात या कार्य के ना होने का बोध होता है उसे निषेध सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे नेगेटिव जिसमें नॉट लगा होता है। मैं नहीं आऊँगा, इसमें आप लिख सकते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, या मैं नहीं सोऊंगा, या मैं नहीं लेटूंगा, या मैं नहीं दौड़ूंगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। या मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। आज्ञा सूचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे आओ अपना काम करो, यानी आज्ञा कोई दे रहा है। प्रश्न सूचक वाक्य वे वाक्य जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जैसे तुम कहाँ हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्न सूचक वाक्य हो जाते हैं। विस्मय सूचक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख एवं आश्चर्य का बोध होता है विस्मय सूचक कहलाता है। अरे ये क्या हुआ, अरे वाह आप पास हो गए, तो इस तरह जैसे आपने हर्ष, दुख कुछ भी जैसे प्रकट किया या आश्चर्य आपने किया तो वो विस्मय सूचक वाक्य हो जाते हैं। तो अर्थ के आधार पे ये इतने हो जाते हैं: विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्य हो जाते हैं। वर्तनी सुधार हेतु कक्ष में किए जाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। यदि अध्यापक कक्ष में निम्न उपाय कर ले तो छात्रों की वर्तनी में सुधार लाया जा सकता है। जिन छात्रों का उच्चारण अशुद्ध हो उनका अनुकरण अन्य छात्र ना करने पाए, इनका ध्यान रखा जाए।
मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार से विशेष महत्व है, अतः कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। यदि संकोच या डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण उच्चारण अशुद्ध हो रहा है तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र के प्रति सहानुभूति एवं धैर्य के साथ व्यवहार करें। आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से परामर्श लिया जा सके। अध्यापक अपना उच्चारण भी सुधार ले। उच्चारण शिक्षा में अनुकरण का विशेष महत्व है। छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत की जाए, उन्हें परिनिष्ठित उच्चारण करने के लिए प्रेरित किया जाए। उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन करके पुरस्कार की व्यवस्था की जाए, इससे छात्र उच्चारण सुधारने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता हो तो चिकित्सकों की सहायता ली जाए। शारीरिक विकृतियों की दशा में तो चिकित्सकों का परामर्श अनिवार्य है। उच्चारण के कतिपय नियमों का छात्रों को ज्ञान करा देना चाहिए। यहाँ उच्चारण के कुछ उपयोगी नियमों पर विचार किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का बहुत महत्व। इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है तथा सा, मा, ता, गा, ना वर्ण से संवार, मछली, तख्ती, गधा, नल आदि के चित्र बनाकर सिखाए जा सकते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास होने पर बालक अन्य वर्णों को लिखना सीख जाता है। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन। अब जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्र पठन करवाएंगे, चित्रों की सहायता से बच्चों को सिखाएंगे तो उनको बड़ा मजा आता है इस तरह से पढ़ना। उनको क्या लगता है कि हमें खेल खिलाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो आप चित्र बनाएं। जैसे किताबें होती हैं उसमें होता नहीं कि जैसे सा से है ना, तो सा से यहाँ पे सपेरा बना हुआ है, सा से सपेरा बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चे ने देखा कि यहाँ पे सपेरा है और सा से सांप भी होता है। तो जब वहाँ पे चित्र बना हुआ है तो बच्चों को अच्छा भी लगा और उनको समझ में भी आया और उनका मन भी लगता है। इस तरह से हो जाता है। ये चित्र पठन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु का अधिक की ना हो या श्वास बल कम हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनियां इस प्रकार के सभी स्वर प्रत्येक स्वर का पहला, तीसरा और पांचवा 11 अलावा कुल 30 वर्ण हो जाते हैं। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा का अधिक हो या श्वास बल अधिक हो उन्हें महाप्राण, मतलब बात वर्ड से पता चल रहा है, महा मतलब ज्यादा है ना, अधिक, तो जिसमें ज़्यादा श्वास या बल की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कौन होती है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा, सा, शा, शा और हा कुल 14 वर्ण होते हैं। अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों के अंतर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार यानी क्या होता है, तो जिसमें एक बिंदी होती है। चीज़ हम डिटेल में इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसमें एक ना है तो मतलब एक बिंदी को आप मान लें, और इसमें 2 ना है तो यानी एक चांद को और एक बिंदी को। इस तरह से आप समझेंगे तो इसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अनुस्वार अनु का अर्थ है पीछे, जो स्वर के पीछे या बाद में उच्चारित हो अनुस्वार कहलाती है। अर्थात अनुस्वार ध्वनि स्वर के बाद नाक से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जो स्वर में पृथक सत्ता रखती है, जैसे संगति, कंगन, अगंध, संग, गंगा आदि। अनुनासिक मुख व नाक के उच्चारित वह ध्वनि है जो पूर्णतः स्वर पर आश्रित होती है, अर्थात जिसका स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो सकता, जैसे आंसू, चांद आदि हो जाते हैं। लिखना सिखाने हेतु मेरिया मॉन्टेसरी का मत क्या है? श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने से पहले पढ़ना सिखाने का समर्थन किया। पढ़ने की क्रिया लिखने की क्रिया से सरल है। बालक भाषा का भौतिक रूप से पहले अधिकार करता है। कविताओं के प्रकार बताएं। बाल गीत, घटना प्रधान कविता, साहित्यिक कविता ये हो जाती हैं। गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताएं। तो गणित के उपयोग के बिना व्यक्ति का जीवन अत्यंत जटिल, अस्त व्यस्त हो जाता है। गणित प्रत्येक कठिनाई का समाधान है, इससे आर्थिक प्रगति का स्तर बढ़ता है। गणित की आधारभूत संकल्पनाओं, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि आदि ने समाज में आर्थिक गतिविधि को शक्ति प्रदान की। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताएं। छात्रों के उच्चारण में अनेक दोष आ जाते हैं, वे अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। अशुद्ध उच्चारण के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं। ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। ध्वनि विकृति, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण करना। ध्वनि विषयणी, किसी ध्वनि का उलट पलट देना। ध्वनि का सही ज्ञान न होना। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। सुर, अनुतान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग। हकलाना एवं तुतलाना। दोष युक्त श्रवण प्रक्रिया, कम सुनना। कुछ अन्य शारीरिक विकृतियों जैसे ओष्ठ विकृति, दंत क्षय, कोमल तालु
अभाव कालत्व, अभाव का लघुत्व, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, शब्द लाघव की प्रवृत्ति, अध्यापक द्वारा निर्देशन की कमी। आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है? पठन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पठन से आशय है किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियों निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना। उदाहरणार्थ, कक्षा में हम बच्चों को कार्ड्स पर बने पत्ती के चित्र अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, बच्चों यह क्या है, अथवा किसका चित्र है। बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं, वे पत्ती के अर्थ ग्रहण करने के साथ पत्ती शब्द का उच्चारण करते हैं और पा ध्वनि से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। और यही पा ध्वनि जब हम पतंग शब्द को पढ़ाते समय प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा बड़ी सहजता के साथ पा ध्वनि को पहचान कर लेता है। घर में जब वह पापा कहता है, उसे दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि एक बार फिर घूम जाती। इस प्रकार पा ध्वनि उसके मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार कमल, कबूतर, कलम, काजल आदि शब्दों के पठन द्वारा का ध्वनि का ज्ञान दे सकते हैं। पठन की प्रक्रिया पूर्णता से अंश की और पद्धति का आधारित है। इस संदर्भ में श्री रमन बिहारी लाल ने कहा है, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। पठन या वाचन की परिभाषा हेतु डॉक्टर उमा मंगल का विचार है कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने भी पठन का अर्थ स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन करते हैं। पठन का अर्थ एवं महत्व बताएं। किसी वाक्य या शब्द को अर्थ, बोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियां निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना ही पठन है। पठन का महत्व इस प्रकार है। अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु, वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार की वृद्धि हेतु, अर्थ व भाव ग्रहण करने हेतु, कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु, आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु। डॉक्टर श्रीधर नाथ मुखर्जी लिखते हैं, पठन एक कला है, यह ज्ञानार्जन कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। सुवाचन के बिना ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही लेखक। वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है। समझाएं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से वंचित करता है। रहा है कि ज्ञान के भंडार के रूप में सुरक्षित है। विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन निबंध लेखन द्वारा ही होता है। ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।